अच्छा जी बेटा, टॉपिक है आज का आयोनाइजेशन एनर्जी। जो हम कल डेफिनेशन वगैरह इसकी कर चुके थे, मैं जल्दी से डेफिनेशन आपको रिपीट कर देता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका बेटा एक गैसियस एटम है, ये आपका एक गैसियस एटम है, और आप इस गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। रीजन इज न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है। तो आप जब तक इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो मैंने येलो कलर से लेबल की है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन नहीं करोगे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी, अब आप क्या करोगे बेटा, इसको हीट एनर्जी दोगे। हीट एनर्जी क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से फ्री करेगी। हीट एनर्जी क्या करेगी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगी। तो ये जो हीट एनर्जी है, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आपको बेटा कल मैंने डेफिनेशन लिखवा दी थी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एटम। इसकी इक्वेशंस भी बेटा आपको बताई थी। मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जब आप किसी भी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एल्यूमिनियम की एग्जांपल दी थी, एल्यूमिनियम गैस और एल्यूमिनियम 1+ गैस। पर अब मैं आपको जरा एल्यूमिनियम का एटम भी यहां ड्रॉ कर देता हूं, देखिएगा साथ साथ। ये बेटा एल्यूमिनियम जो है, उसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन द फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, in the second shell 8 electron, and in the third shell 3 electrons। ये जी ये एल्यूमिनियम का गैसियस एटम है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब भी आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा ना, तो गैसियस एटम होना चाहिए। अब आपने बेटा अगर एल्यूमिनियम का ये पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कि जो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आप एनर्जी दो। अगर बेटा आप इसी एल्यूमिनियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, सेकंड, तो उसकी इक्वेशन ये बनेगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब एक तो आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया फर्स्ट, वो तो बेटा हो गया। एल्यूमिनियम 1+ तो पहले से बना हुआ है। अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करना चाह रहे हैं ना, जो मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करेंगे, तो आपके पास बनेगा Al2+ गैस, और एक और इलेक्ट्रॉन आपने लूज करवा दिया। बेटा तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये है जी तीसरा इलेक्ट्रॉन, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये थी जी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन ये थी बेटा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब Al2+ से स्टार्ट होगा, Al2+ गैस, इट गिव्स Al3+ गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये बेटा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं आपको डाटा बुकलेट दिखाऊं 1 मिनट के लिए, बेटा 1 मिनट डाटा बुकलेट देखिएगा, ताकि आपको इनकी वैल्यूज का कुछ आइडिया हो। ये बेटा आपने जरा देखना है इधर, ये देखें जी, ये है एल्यूमिनियम, दिस वन बेटा, ये एल्यूमिनियम है बेटा। ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है, दैट इज 577। कितनी है? 577। तो ये देखें, जो पहला इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हैं, आपको 577 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए, प्लस 577 किलो जूल्स। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के। लेकिन जो बेटा दूसरा इलेक्ट्रॉन है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी देनी होगी? 1820, 1820। पर ये सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसके लिए एनर्जी होगी प्लस
1820 किलो जूल्स, ये जी। और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, देखिए एनर्जी क्यों चाहिए, एनर्जी इसलिए चाहिए कि न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया हुआ है, न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया हुआ है, इसलिए इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी चाहिए। और तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बेटा आपको जो एनर्जी चाहिए होगी वो है 2740, ये है बेटा 2740 किलो जूल्स तीसरे इलेक्ट्रॉन के। आपको कल बेटा यहीं से मैंने एंड किया था, आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो रहा है। फोर्थ की भी बात नहीं करते बेटा, फोर्थ पे आगे चलेंगे फिर मैं बात करूंगा। तो पहली बात कि वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट, क्यों दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है पहले के मुकाबले में, ठीक है। ये बेटा अभी हम देखते हैं, कल भी आपको ये बात बताई थी कि ये जो बेटा आप हीट एनर्जी दे रहे हो ना, ये जो आप हीट एनर्जी दे रहे हो, ये हीट एनर्जी असल में इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहा है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ये जो आप हीट एनर्जी दे रहे हो, ये हीट एनर्जी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहा है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान है। अब जरा आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखें, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें एल्यूमिनियम हैज 13 इलेक्ट्रॉन एंड एल्यूमिनियम हैज 13 प्रोटॉन, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 13 प्रोटॉन्स, 13 इलेक्ट्रॉन्स को 13 प्रोटॉन खींच लें। लेकिन आप नीचे देखें एल्यूमिनियम 1+, इसमें क्या हो रहा है कि जो आपके 1+ में आ गया ना, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब 13 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन खींच रहे हैं इसको, 13 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेटा मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 13 प्रोटॉन्स। अब आप देखो कि न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए ना, पहले 13 इलेक्ट्रॉन के लिए 13 प्रोटॉन थे, अब 12 इलेक्ट्रॉन के लिए 13 प्रोटॉन है, न्यूक्लियर पुल बढ़ गया। जब बेटा न्यूक्लियर पुल बढ़ जाएगा ना तो यू नीड मोर एनर्जी, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो न्यूक्लियर पुल है वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और जरा तीसरे में बेटा देखें Al2+, 2+ का मतलब है कि एल्यूमिनियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मतलब ओरिजिनल 13 थे, अब 11 इलेक्ट्रॉन रह गए, 13 प्रोटॉन्स, यहाँ तो न्यूक्लियर पुल और ज्यादा है। तो बेटा क्वेश्चन लिखें, वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये है जी क्वेश्चन। In second ionization energy, there are more protons than electrons. So, a stronger nuclear attraction on outer electron. Therefore, more ionization energy is required to remove that electron. बेटा देखिए मैंने क्या लिखा है कि फर्स्ट और सेकंड में अगर आप देखें तो जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू इसलिए ज्यादा है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के पास न्यूक्लियर पुल ज्यादा है, वो आउटर इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींचेगा, जिसकी वजह से आपको मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बेटा एक तो ये बात आपने नोट कर लेनी है, और सीक्वेंस ये होगा कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकंड and second ionization energy is greater than first ionization energy। अब बेटा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि अगर आप एक एटम से सारे इलेक्ट्रॉन निकालें तो उसमें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में सीक्वेंस देखते हैं। बेटा ये हो गया सबका, बताइएगा, आगे चले।
कोई क्वेश्चन है इस पे तो पूछ लें। नो सर, हो गया। और आपको बेटा मैंने कल, हाँ, आपको एक और बात दी, ये मुझे बताएं, जब आप इस एल्यूमिनियम एटम को ना, अब जरा गौर से देखिएगा जी, ये जो एल्यूमिनियम एटम है, इसको आप अगर सिर्फ 577 किलो जूल एनर्जी देंगे तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बताएं? 1। सिर्फ एक निकलेंगे। लेकिन बेटा अब मेरी बात सुने, अगर आप इस एल्यूमिनियम एटम को 577 प्लस 1820 प्लस 2740 इस एनर्जी का सम पहले करें ना, फिर आपको बताता हूँ क्या कह रहा हूं मैं। 577 प्लस 1820 प्लस 2740, अगर बेटा मैं इतनी एनर्जी दूं 5137 किलो जूल्स पर मोल, अगर मैं एल्यूमिनियम को इतनी एनर्जी दूं तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इन तीनों का सम है। 577 इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 1820 दूसरा, 2740 तीसरा। बट आपको कल मैंने इनकी ओवरऑल इक्वेशन लिखना सिखा दी थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की। यस सर। ओके, अब बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं और डेटा बुकलेट से मैं आपको कुछ सीक्वेंस दिखाता हूँ। हम बेटा स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम से, या मैग्नीशियम को देखते हैं। मैग्नीशियम, बेटा ये मैग्नीशियम एटम है ना, इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार उसने दी, ठीक है। जरा मुझे बताएं, मैग्नीशियम का जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए बेटा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 736। 736। अच्छा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, तकरीबन डबल होती है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 1450। अच्छा, देखिए इस पे कोई मसला तो नहीं है ना, आपको भी बताया कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर। लेकिन अब आप जरा देखें कि 736 और 1450 में कितना फर्क है। आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली टाइम्स 2 है। 736 को टाइम्स 2 करें तो तकरीबन 1450 आ रहा है ना? यस सर। तकरीबन आप कह सकते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट के मुकाबले में डबल हो रही होती है, लेकिन समटाइम डबल से ज्यादा भी हो रही होती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा जंप नहीं हो रहा होगा, डबल के आसपास ही होगी। लेकिन बेटा ये बताओ, जब मैग्नीशियम से आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, थर्ड, देखो यहां तो तकरीबन डबल हो रही है, टाइम्स 2 हो रहा है। यहां क्या हो रहा है बेटा? कितना कितना डिफरेंट, कितना जो है ये गैप आ रहा है? बहुत ज्यादा गैप है या तकरीबन डबल हो रहा है या डबल से भी ज्यादा है? बहुत ज्यादा गैप आ रहा है बेटा आप अगर 1450 को टाइम्स 2 करो ना तो 2900 बनता है, 2900 को टाइम्स 2 करो तो 5800 बनता है। 5800 मतलब ये 5800 से भी ज्यादा आ रहा है। तो मतलब ये आप समझ लो कि 7740 डिवाइडेड बाय 1450 तकरीबन बेटा उसका, एक मिनट, तकरीबन बेटा ये 5 टाइम्स है। तकरीबन कितना आ रहा है? 5 टाइम्स। तो बेटा अब आगे चलें, जरा चौथा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जरा इसको कंपेयर करें, यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है? डबल भी नहीं है ना, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन डबल तो नहीं हो रहा ना। यस सर। अब मुझे ये बताएं, ये जो मैंने मैग्नीशियम के चारों इलेक्ट्रॉन निकाले, इसमें सबसे बड़ा गैप, सबसे बड़ा जंप वैल्यू का कहां पर लग रहा है? किन दो के दरमियान? सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड के दरमियान आप देख रहे हैं एक बिग जंप लग रहा है वैल्यू का। ये क्यों हो रहा है अभी देखते हैं। ये देखें बेटा, मैं अगर ये वैल्यूज लिख लूं, क्योंकि मैंने आपको बाद में ये सेंड करना होगा, तो नोट्स में आ जाएगा ये। अच्छा, ये देखिए बेटा, ये है सक्सेसिव। अच्छा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि एक के बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम के लिए है ऑफ मैग्नीशियम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट वैल्यू आ रही है 736,
सेकंड वैल्यू आ रही है 1450, थर्ड वैल्यू बेटा इसकी आ रही है 7740, फोर्थ वैल्यू आ रही है 10500। अब जरा इसको बेटा हम समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है। मैग्नीशियम का अगर हम एटम बनाए, ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये बेटा सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये बेटा थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये पहला इलेक्ट्रॉन था, इसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी है बोले? 736। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी है? 1450। 1450। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, क्या वो सेम शेल में है या इनर शेल में है? क्लोजर टू द न्यूक्लियस, क्लोजर टू द न्यूक्लियस। क्लोजर टू द न्यूक्लियस है भाई। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है ना, उसको अगर आपने निकालना है तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। तो बताओ बेटा, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उसको रिमूव करना आसान या मुश्किल? मुश्किल। मुश्किल है। इसलिए बेटा आप देखो कि आपको बहुत बड़ा जंप यहाँ पर नजर आ रहा है। देखो ये वैल्यू डबल हुई, 736 से 1450 डबल हो रही थी, लेकिन यहाँ तो 5 टाइम्स हुई है, डबल से भी बहुत ज्यादा। तो ये जो बिग जंप आया ना बेटा, आप यहाँ पर बिग जंप लिखो और फिर पता क्या करो, आप बिग जंप से पहले वाले इलेक्ट्रॉन, बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है जिनको मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, क्या इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान था या मुश्किल था? ये जो मैंने येलो कलर से मार्क किए इनका बताएं। आसान। ये आसान है। ये इसको आप कह सकते हैं ये इजी इलेक्ट्रॉन है जो आपने आसानी से रिमूव किए। बेटा ये इसलिए आसान थे क्योंकि ये आउटर शेल में थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ थे? आउटर शेल में। ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव करना आसान या मुश्किल? वेरी मुश्किल। हार्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्योंकि ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन था ये इनर शेल में था। तो इससे आपने अब पता है क्या करना है, ये बिग जंप की लाइन ड्रॉ करने के बाद ना, जो इजी इलेक्ट्रॉन है उनको काउंट कर लें, जो आसान वाले इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से निकल रहे हैं उनको काउंट करें। वो कितने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से निकल रहे हैं? 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है जो भी, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये मैग्नीशियम फिर कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? अगर मैग्नीशियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। तो आप बताएंगे इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2 बिकॉज बिग जंप between second and third ionization energy। अभी आगे मजीद प्रैक्टिस कराता हूं। जिन बच्चों को अभी इतना अच्छा समझ नहीं आया वो एक और एग्जांपल के साथ देखेंगे। दोबारा देखें बेटा। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम नहीं, ग्रुप चेंज करते हैं कोई। जी सीजियम लेते हैं बेटा, सीजियम। सीजियम की 3 ही दी है उसने। पोटाशियम ले लेते हैं, चले फिर। ये बेटा एक्स है, मैं इसको एक्स करता हूँ, ठीक है, दिस इज एक्स। अच्छा अब देखें इस एक्स को, इसकी ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा। ये जो एक्स आ रहा है ना आपके, जो एक्स आपने बताना है कि ये कौन से ग्रुप से एलिमेंट, मैंने इसलिए रब कर दिया, आप सबको फिर पता चल जाएगा फौरन ही। बेटा जो एक्स है इसका पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी? 418। दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 3070, 3000। थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 4000 और फोर्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 5860। ये बेटा पहले इनकी वैल्यूज देखिए और देखिए सबसे बड़ा जंप किन 2 वैल्यूज के दरमियान आ रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। देखें जो बिग जंप होगा ना वो डबल से ज्यादा होगा, डबल का डबल से भी ज्यादा होगा। 418 को डबल करें कितना बनता है? सर 836। उसका भी डबल देखें फिर भी 3070 नहीं बन रहा। तो इसलिए आपको बिग जंप बड़े आसानी से पिक करना है भाई। ये क्यों बिग जंप नहीं है ये वाला? क्योंकि देखें ये इसका डबल नहीं हो रहा।
3000 का डबल तो 6000 वो नहीं हो रहा। ये क्यों बिग जंप नहीं है? 4000 का डबल 8000 होना चाहिए था, वो भी नहीं है, कम आ रहा है। तो बिग जंप बेटा यहां पर जहां होगा, आप बिग जंप के दरमियान इस तरह लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, ठीक है? ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी बिग जंप के दरमियान। ये 418, कितने इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से रिमूव हो रहे हैं बेटा? ये बताएं, कितने इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से रिमूव हो रहे हैं, उनको काउंट करें। 1 सर वन। electron. 1 electron. सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से रिमूव हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो आसानी से रिमूव हो रहा है, वो एक है। इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1। ये ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है, ये ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल के बाद फिर मैं पास पेपर पे आपको लेकर आता हूं। लिथियम हो गया, ब्रिलियम। बेटा ब्रिलियम को जरा देखें एक मिनट, बल्कि बोरॉन को देखते हैं। बोरॉन, ब्रिलियम नहीं, बोरॉन को देखिए। बेटा बोरॉन जो है, उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 799। सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 799 से डबल का डबल हो रहा है, मतलब 800 है, तो 1600 और 24, तकरीबन 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है? लेकिन आपने बिगेस्ट जंप देखना होगा भाई। आप देखेंगे कि सबसे बड़ा डिफरेंस किधर आ रहा है, ठीक है? सबसे बड़ा डिफरेंस तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 3660, फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 25,000। बताएं जी, बिग जंप कहां दिख रहा है आपको, किन दो एनर्जीज के दरमियान? Third and सर fourth. Third and fourth. तो आप बेटा ये करेंगे, यहां पर लाइन लगाकर, ये अपनी आसानी के लिए ऊपर लिख दें बिग जंप। ये बिग जंप मार्क स्कीम के लिए कीवर्ड के तौर पर यूज होता है। ये रीजन होती है बेटा, बिग जंप इज द रीजन। आप जब कहेगा ना कि कौन से ग्रुप से है, तो आप बताएंगे कि देयर इज अ बिग जंप बिटवीन दिस एंड दिस, देयरफॉर इट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। अच्छा, आप देखें कि बिग जंप आ रहा है तीसरे और चौथे के दरमियान। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से निकल रहे हैं? 3। इसका 3. मतलब ये हुआ कि ये बोरॉन जोन सा भी एलिमेंट है, इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो आसानी से निकल रहे हैं। और जो इनर शेल वाला इलेक्ट्रॉन है ना, और जो इनर शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। इट मींस बोरॉन बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। अब बेटा कुछ पास पेपर के क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको पता चले एग्जाम में किस स्टाइल से क्वेश्चन पूछता है। सर बोरॉन में फर्स्ट सेकंड में इतना बड़ा गैप क्यों था? बेटा आपने बिगेस्ट जंप देखना है बस। बिगेस्ट जंप होगा वो आपने आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हर एटम के पास प्रोटॉन और उसका साइज डिफरेंट होता है, इसलिए ये तो वेरी कर सकता है। लाजमी नहीं होता कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एग्जैक्टली डबल हो, लाजमी नहीं है, डबल से ज्यादा भी थोड़ी हो सकती है। लेकिन आपके पास जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज होंगी, आपने उसमें ये देखना होगा कि बिगेस्ट जंप आपको कहां पर नजर आ रहा है। जैसा कि बेटा अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। ये देखिएगा जी, बेटा ये इस तरह का क्वेश्चन आता है। देखें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का नहीं है, बल्कि बेटा ऊपर देखें, ये 3 नंबर की आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, ठीक है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom and form 1 mole of gaseous ion having positive charge. This is the definition. अब आगे कह रहा है these first 7 ionization energies of an element A in kilojoules per mole are। बेटा ए जो एटम है ना, ए जो एटम है,
इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बेटा ये है। तो आप ऊपर बेशक लिख लें, फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकेंड आयोनाइजेशन, थर्ड, ये बेटा आपका हो गया फोर्थ, ये आपका हो गया बेटा फिफ्थ, ये आपका हो गया सिक्स, और ये आपका हो गया सेवंथ। पर जरा आप देख के बताएं, बस आपने बिगेस्ट जंप को पिक आउट करना है, किन दो के दरमियान सबसे बड़ा जंप लग रहा है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ। जी, लेकिन बेटा ये जो दो वैल्यूज है ना, यहाँ पर बिग जंप नजर आ रहा है इधर, क्योंकि ये देखो 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 5000, 6000, और 6000 से डायरेक्टली जा रहा है 21000। मतलब ये जो पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये तो बिग जंप यहाँ आया ना, तो बिग जंप से पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट कर लिया करो। ये जो पहले 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये बहुत ही आसानी से रिमूव हो रहे हैं। इसका मतलब है ये आउटर शेल में होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये आउटर शेल में होंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5, और आगे बाकी जो है, क्योंकि बेटा ये सेकंड पीरियड उसने आगे बताया है, तो मैं इसके 2 शेल बना रहा हूँ, ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन में उसने बताया है कि ये एलिमेंट ए सेकंड पीरियड। अब देखो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन था, छठा इलेक्ट्रॉन, ये अंदर से आपने निकालना था यहां से। तो 6 इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी बता रहा है, 21,269। तो बेटा अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, स्टेट द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू विच ए इज मोस्ट लाइकली टू बिलोंग, एक्सप्लेन योर आंसर। बेटा क्या लिखेंगे आप, पहली बात ये लिखेंगे एलिमेंट बिलोंग्स, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। एक मिनट बेटा, एक मिनट, वेट अ मिनट। जी बेटा आप देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि एलिमेंट ए कौन से ग्रुप से होगा बेटा, एलिमेंट ए। हाँ जी बेटा बोले, एलिमेंट ए कौन से, ग्रुप 5। यस, ग्रुप साइड 5 से होगा। क्यों? क्योंकि बेटा देखो इसके 5 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहे हैं, उससे ये समझ आ रहा है कि ये पांचों इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में हैं, और अगर आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप 5 से, तो आप लिखेंगे एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ग्रुप 5। क्यों? अब रीजन बता दें, बिकॉज देयर इज अ बिग जंप बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। ये बेटा लिखना है आपके पास। अच्छा अब आगे आ जाएं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इन पीरियड 2 इन द सेम ग्रुप। बेटा इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आपको अब पता चल ही क्या होगा कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। देखिए ना, यहाँ से ग्रुप 5 है, ग्रुप 5 में नाइट्रोजन आ रहा है, और यहाँ से सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड में आप देखेंगे आपको नाइट्रोजन नजर आएगा। नाइट्रोजन है 7 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p3, ये होगा। ये जरा आप लोग करें ना बेटा, ये आप लोग करें, शाबाश। बी पार्ट है बेटा। अच्छा ये 3 एलिमेंट है इस दफा, एक है एक्स, एक है वाई, एक है सी। अच्छा आप देख रहे होंगे इस दफा उसने ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं बताई, स्टार्ट किया फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट। क्यों? क्योंकि बेटा पहले चारों में बिग जंप नहीं आ रहा होगा, इसलिए वो उसने इग्नोर कर दी। फिफ्थ से आगे बताएंगे कि पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी, छठा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी, सातवां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी। तो शाबाश बताइएगा बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज क्या होंगी। चलें बेटा, इसको बताएं ना शाबाश, कि
एलिमेंट Y किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? थर्ड। ग्रुप 7। ग्रुप 7। देखें, ये कोई बच्चा थर्ड कह रहा है, थर्ड तो बेटा है ही नहीं ना। यहाँ तो आयोनाइजेशन एनर्जी वो फिफ्थ से स्टार्ट कर रहा है। पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 6000 एनर्जी, सिक्स इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 9000, सातवां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 11000, आठवां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 33000। तो आप बस देखेंगे बिगेस्ट जंप किधर आ रहा है? 7th and 8th में। यस बेटा। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको सेवेंथ और एट्थ में, ये देखिए ना, सेवेंथ और एट्थ में बिगेस्ट जंप है, वो 11000 और वो 33000, मतलब 3 टाइम आ रहा है बेटा, 3 टाइम। ठीक है, तो इसलिए आप बताएंगे कि बिग जंप जो है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ये बताएं। कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर सकते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन? 7 बेटा। 7 इलेक्ट्रॉन आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं, आठवां इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर सकते हैं ना, इट मींस कि वो सातों के 7 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होंगे। तो इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप नंबर 7 होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? बिग जंप बिटवीन 7th and 8th आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। मुझे बेटा उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना, इसकी वैल्यू कभी ज्यादा होती है, कभी कम। कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को स्ट्रेंथन करते हैं, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को बढ़ाते हैं या कम करते हैं? अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना, यहां पर आ जाए। फैक्टर्स affecting the ionization energy values। ठीक है बेटा, एक मिनट सिर्फ मुझे दें। अच्छा जी, देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू का ये मतलब है कि आपके पास एक एटम है बेटा, आपने उसमें से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड हीट एनर्जी ना। आप हीट एनर्जी दोगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए। लेकिन बेटा बाज दफा हीट एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, बाज दफा कम। क्यों? तो बेसिक चीज क्या है वो समझ ले बेटा। बेसिक चीज ये है कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है। अब मेरी बात का आप लोग आंसर देंगे। अगर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, तो बताएं इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, मुश्किल होगा? मुश्किल। एंड यू हैव टू प्रोवाइड मोर आयोनाइजेशन एनर्जी, ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी आपको देनी होगी। और अगर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को इतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं किया हुआ, देन कम चाहिए होगी एनर्जी लेस चाहिए देन होगी। आपको बेटा इतनी ज्यादा हीट एनर्जी नहीं चाहिए होगी। तो बेसिकली अभी हम जो फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, फैक्टर्स, वो फैक्टर्स असल में इसके हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को स्ट्रेंथन करते हैं। किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है, वो हम वो फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को स्ट्रेंथन करेंगे या वीकन करेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 फैक्टर्स है बेटा, 4 फैक्टर्स। हम लेकिन 3 करेंगे, एक जो है जब मैं आपको ट्रेंड पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। पहला फैक्टर, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। चार्ज ऑन न्यूक्लियस मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह सकते हैं आप।
देखें बेटा, आपके पास, चलिए मैं पहले इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझा दूंगा। पहले लिखेंगे बात कि the more protons there are in the nucleus, the more positively charged the nucleus is. And the more strongly electrons are attracted to it. देखें जी, सिंपल सी बात है, अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन होंगे, अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन है ना, तो वो आउटर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, ये 3 प्रोटॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ये 4 प्रोटॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ये 5 प्रोटॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। पर आप मुझे ये बता दें कि स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन ए में होगी, बी में होगी या सी में होगी? सी में। सी में। सी में। तो आप ये कह सकते हैं लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन। तो अगर यहाँ पर बेटा 3 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ 4 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ 5 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो मोर आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हुआ, जो अगर आप रिलेशन बनाना चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। जितने ज्यादा प्रोटॉन उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये तो हो गया एक फैक्टर। सेकंड फैक्टर पर आते हैं बेटा। बेटा पहला फैक्टर समझ आ गया कि प्रोटॉन के बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगी और मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब सेकंड, जी बेटा, अब आ जाए सेकंड फैक्टर पर, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। बेटा डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसमें क्या होगा देखें, मैं पहले डायग्राम से आपको समझाता हूं। इस सेंटर में न्यूक्लियस है। बेटा ये बता दें कि कहां पर ए, ये है बी, ये है सी, कहां पर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी? ए में स्ट्रॉन्गर होगी, क्योंकि बेटा आपकी बेसिक चीज आप लोगों ने पढ़ी है फिजिक्स में भी कि चार्जेस जितने क्लोज होते हैं ना, चार्जेस जितने क्लोज होते हैं उतनी उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होती है। तो यहां पर आप कहेंगे मोर आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको लिखवा दूंगा, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज बड़े क्लोज हैं। जितना छोटे साइज का एटम उतना इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ठीक है बेटा? तो स्मॉलर द एटॉमिक साइज, हायर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। स्मॉलर द atomic size, higher is the ionization energy value.
ठीक है बेटा, ये बात ध्यान में रखें कि जितना एटम का साइज छोटा उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, और आपको ज्यादा एनर्जी देनी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अच्छा, आगे चलते हैं। इसकी अगर आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो बेटा लिख लें, क्योंकि बाद में आप, अगर आपको बाद में पढ़नी हो, इसी की एक्सप्लेनेशन है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अट्रैक्शन falls off very rapidly with distance. An electron close to the nucleus will be much more strongly attracted than one further away. बड़ा सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब, उसको निकालना आसान, जो न्यूक्लियस से दूर, उसको रिमूव करना मुश्किल। तो दो फैक्टर्स, ठीक है। फिर इसके से रिलेशन क्या बनेगा? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्टेंस होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो आप इसका आगे रिलेशन इस तरह बना लें कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा न्यूक्लियस से, उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। ठीक है बेटा, अब आ जाएं लास्ट फैक्टर पर, फिर हम क्लास खत्म करेंगे। बेटा ये कल फैक्टर आप याद करके आएंगे ना, तो फिर जो मैं ट्रेंड कराऊंगा, फिर आपको मजा आएगा कि ये फैक्टर कहाँ यूज हो रहे हैं। आज तो मैं सिर्फ आपको फैक्टर्स के नाम करा रहा हूँ, फैक्टर्स के नाम बता रहा हूँ सिर्फ। कल इन फैक्टर्स को हम अप्लाई करेंगे एलिमेंट्स के ऊपर। कि आपसे पूछूंगा लेफ्ट टू राइट बताएं जी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, टॉप टू बॉटम बताएं जी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है। इसलिए आप इन फैक्टर्स को याद करेंगे। थर्ड फैक्टर लास्ट फैक्टर है बेटा, दैट इज द शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बेटा आपके ज़हन में एक बात रहनी चाहिए कि जो तीनों फैक्टर है ना, बेसिकली हम पढ़ रही हैं कि अट्रैक्शन कहाँ स्ट्रॉन्गर हो रही है, कहाँ वीकर हो रही है। डिस्टेंस के बढ़ने से बताएं अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है वीकर होती है, जल्दी से बोलें। वीकर। वीकर होती है। ये कर प्रोटॉन के बढ़ने से अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है वीकर होती है? स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर। जब आपको ये रिलेशन पता होगा ना कि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रही है, फिर आप ये भी बता सकते हैं कि अगर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो अब इसी तरीके से जो थर्ड फैक्टर है दैट इज द शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between the outer electrons and the nucleus। देखिए ये शील्डिंग इफेक्ट मैं जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को एक एग्जांपल लाजमी देता हूँ, क्योंकि उससे बात काफी अच्छी समझ आ जाती है। ये क्लासरूम है बेटा, ठीक है। इसमें यहाँ पर ना टीचर खड़ा हुआ है, ये टीचर है, और यहाँ बेटा ये चेयर्स, ये सारी चेयर्स अभी खाली है, ठीक है। ये सारी चेयर्स खाली हैं। पहले ये एग्जांपल समझ लें, फिर आपको वो एटम भी बता दूं। और एक स्टूडेंट बेटा यहाँ बैठा हुआ पीछे, चेयर्स बीच में खाली, ये टीचर, दरमियान में खाली चेयर्स, और आखिर में स्टूडेंट। ये बताएं कि टीचर का अभी सारे का सारा फोकस बेटा इस स्टूडेंट पर होगा या नहीं होगा? बताएं। इसी पर होगा। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, बच्चे आना शुरू हो गए हैं क्लास में और बैठना शुरू हो गए। बेटा ये जो दरमियान में बच्चे बैठे हैं ना, अब इन बच्चों के आने से क्या टीचर का फोकस आखिरी स्टूडेंट पर बढ़ गया, कम हो गया, या आप कहेंगे अनचेंज, कुछ भी नहीं हुआ, फोकस उतना ही है जितना पहले था? कम हो गया। कम हो गया, कम हो गया। ये जो स्टूडेंट है ना, ये जो दरमियान में आए हैं, ये है शील्डिंग स्टूडेंट्स। इनको क्या कहते हैं? शील्डिंग स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट
आखिरी वाले स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आखिरी वाले स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं टीचर से, और टीचर का फोकस उस पर कम होता जा रहा है क्योंकि दरमियान में इनर स्टूडेंट्स आ गए। तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कहां पर होंगे बताएं? मैंने लिखा है जो आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are present between the outer electron and the nucleus. For example, लिथियम मैं बनाता हूं, लिथियम, सोडियम, हाँ जी, पोटाशियम, बड़े जरा मुझे ये बता दें, सिर्फ नंबर बताने आप, ये बताएं लिथियम में शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? शाबाश, 2. 2. दो हैं बेटा, ये देखें, ये वाले, ये और ये दो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन S डॉट E दो हैं बेटा। सोडियम में बताइएगा शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10. देखिए शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान आ रहे हैं बेटा। ये आपका है आउटर इलेक्ट्रॉन, ये आपका है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आपके शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ 10 हैं। जिस बच्चे को समझ नहीं आया बेटा वो बताया। पोटाशियम में कितने हैं शील्डिंग इलेक्ट्रॉन? ये न्यूक्लियस, ये आउटर इलेक्ट्रॉन। मैं चले एक और चीज, ये पोटाशियम है न्यूक्लियस, ये आउटर इलेक्ट्रॉन। दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं? 19. Sorry, कितने हैं बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये बताओ, ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं. ज्यादा हो रहा है. शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से, जिस तरह शील्डिंग स्टूडेंट्स के बढ़ने से टीचर का फोकस आउटर स्टूडेंट पर, आखिरी स्टूडेंट पर कम हो गया था, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा कम होगा? कम हो जाएगा. तो आप अब बेटा ये बताएंगे, देखिए इधर, ड्यू टू द शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू दी shielding electron, there would be lessening of pull of the nucleus by inner electron. मैंने ऊपर बता दिया, due to the shielding electron there would be lessening of the pull of the nucleus this lessening of pull is called shielding effect. पर देखो खुलासा ये हुआ कि जितने इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे न्यूक्लियस का होल्ड आखिरी इलेक्ट्रॉन पर कम होता जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो रिलेशन मुझे बताएं, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन और आयोनाइजेशन एनर्जी में रिलेशन क्या बना? इनवर्स या डायरेक्ट? होगा, उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। जी बेटा, इसका रिलेशन ये होगा, देखो इनवर्स. जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे अट्रैक्शन उतना क्या हो जाएगा? बोलो, कम हो जाएगा. कम हो जाएगा। तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा, अट्रैक्शन उतनी कम, और उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी देनी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। बेटा आप लोग इस तीनों फैक्टर्स को कल पढ़ के आएंगे, ठीक है? तो कल इंशाल्लाह हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपने ये फैक्टर्स ना पढ़े, मुझे फिर बेटा मजबूरन रिपीट करना पड़ेंगे, हमारी क्लास जाया होगी। बेहतरी इसमें आप बेटा इसको पढ़ के आएंगे ताकि हम कल इंशाल्लाह इस टॉपिक को खत्म करें, ठीक है? इंशाल्लाह। ठीक है जी बेटा।
अल्लाह हाफिज।